साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछली क्लास में भी थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम थी, माइक प्रॉब्लम कर रहा था। अगर बाई चांस अगर क्लास में आवाज नहीं आती है, माइक अगर कोई प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम आप सबसे भी क्षमा मांगूंगा कि अगली बार ये कोशिश नहीं होगी, क्योंकि बीच में एक दो बार एक आध वीडियो में थोड़ा थोड़ा माइक की वजह से प्रॉब्लम की। पढ़ाने में इतना फ्लो रहता है कि हम माइक पे ध्यान नहीं दे पाते कि माइक आवाज आ रही कि नहीं। तो आज साथियों हम शब्दों का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, प्रयोग के आधार पर और आपका आपका प्रयोग के आधार पर और आपका उत्पत्ति के आधार पर। ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ व्युत्पत्ति लिखना होगा। यहाँ व्युत्पत्ति 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 के आधार पर। तो हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं। एक प्रयोग प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें विकारी अविकारी, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज। आज हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। थोड़ा माइक में आवाज का हो सकता है इश्यू, अगर रहे तो देख लेना। बार बार मैं ये बीच में बात बोलता रहूंगा, अगर कोई भी माइक में कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है कि आवाज चली जाए, तो आप खाली बोर्ड को ध्यान से देखना कि बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है वही हम बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आपसे। तो उत्पत्ति के या व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इससे तीन प्रकार से जिसका किया गया है, वो हम तीनों प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार हम इसमें है आपका उत्पत्ति या, इसमें लिखेंगे व्युत्पत्ति या। व्युत्पत्ति या यहाँ से हेडिंग डालेंगे कि व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति या या लिख देंगे व्युत्पत्ति या ऐसे डेस करके रचना के आधार पर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण का आधार पर शब्दों का वर्गीकरण वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। तीन प्रकार से तीन प्रकार से किया गया है। तो इसके कौन कौन से तीन प्रकार हैं, मैंने आपको बताए थे। पहला है रूढ़ शब्द। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक शब्द। तीसरा कौन सा प्रकार है? तीसरा प्रकार है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो ये तीन प्रकार हैं जो हम व्युत्पत्ति रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उन्हें हम तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले जो रूढ़ शब्द है उसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इसकी रूढ़ शब्द की हम परिभाषा लिखेंगे। आज हम जो थोड़ा माइक प्रॉब्लम रहेगी, उस वजह से आपको क्लास पे थोड़ा ध्यान देते रहना है कि अगर ब्लरिंग वगैरह या माइक की जो समस्या है वो आ रही है बीच बीच में, तो मैं उसको एक मिनट के लिए आप रुक जाइए, उसको थोड़ा ध्यान देना है। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, ब्लरिंग होती है या माइक की आवाज नहीं आती, तो मैं दोबारा से फिर पढ़ा दूंगा। लेकिन हो सकता है कि ये बीच में हो सकता है, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उस फ्लो में मुझे ध्यान नहीं रहता। मैं फिर भी बीच बीच में आप देखते हैं कि मैं क्लास छोड़ के जाता हूँ, तो कभी भी बीच में ब्लरिंग और सेटअप क्या है थोड़ा बिगड़ जाता है ना कभी कभी, और इसकी माइक की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। आप शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो रूढ़ शब्द की हम परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द वे शब्द वे शब्द जिनके जिनके सार्थक खंड वे शब्द जिनके सार्थक वे शब्द जिनके सार्थक वे शब्द जिनके सॉरी वे शब्द जिनके खंड करने पर वे शब्द मतलब भूल गया। वे शब्द जिन वे शब्द जिनका जिनके खंड करने पर खंड करने पर वे शब्द जिनके खंड करने पर वे शब्द जिनके खंड करने पर उसके खंडों का
उसके 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 खंडों का उसके खंडों का उसके खंडों का कोई अर्थ न हो, का कोई अर्थ न हो, कोई अर्थ न हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसे याद रखना इस परिभाषा को कि वे शब्द जिनके खंड करने पर वे शब्द जिनके खंड करने पर वे शब्द जिनके खंड करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ ना हो, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना। जैसे जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, जैसे जैसे हमने लिखा क ल, तो क प्लस ला, जब इसको हम लिखेंगे कल, तो कल तो ठीक है, लेकिन का और ला का जब हम कल में जब हमने का और ला को अलग किया, इसका खंड किया, इन दोनों को जब हमने अलग अलग किया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि खंड तो हो गए, विभाजित तो कर दिया उन लोगों को, का और ला को अलग अलग कर दिया, लेकिन का और ला का अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम रूढ़ शब्द कहेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं मन, या हम इसको एक ऐसे भी एग्जाम्पल में सिखा सकते हैं कि मन 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 हमने यहाँ लिखा, और जब हमने कहा कि मन का तो अर्थ है, लेकिन जब माँ और प्लस ना को जब हमने बांटा, तो माँ और ना में बांटने पर ना माँ का कोई अर्थ है, ना माँ का कोई अर्थ है, ना कोई न का अर्थ है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसके खंड करने पर जब कोई इसका अर्थ ना रहे, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा इसमें दूसरा प्रकार है, सॉरी दूसरा इसका प्रकार है यौगिक शब्द। दूसरा प्रकार क्या है? यौगिक शब्द। अब हम यौगिक शब्द की परिभाषा लिखेंगे। ये यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी ऐसे शब्द जो किसी शब्द ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द, यहाँ रूढ़ शब्द लिखना पड़ेगा, किसी शब्द रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द में रूढ़ शब्द में उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय या अन्य पद यहाँ लगाएंगे, या अन्य पद अन्य पद, अन्य मतलब पद मतलब अन्य रूढ़ शब्द या अन्य रूढ़ शब्द, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं अन्य रूढ़ शब्द। अन्य ऐसे लिख दो, अन्य रूढ़ शब्द लगाने पर, अन्य रूढ़ शब्द लगाने पर प्रत्यय सॉरी उपसर्ग प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिला देते हैं, तो लगाने पर उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। लगाने पर नहीं नहीं अन्य रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा को ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिला देते हैं। अन्य रूढ़ शब्द, इसको गलत हो जाएगी, परिभाषा सही नहीं, मिला देते हैं, देते हैं मिला देते हैं, उन्हें उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है कि इसकी परिभाषा है कि ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिला देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे
कि हम लिखते हैं पढ़ना, पढ़ना। तो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पढ़ तो एक धातु है, पढ़ एक धातु है या एक पढ़ एक शब्द है, लेकिन ना क्या है, ना इसमें जो लगा है वो प्रत्यय है, इसलिए इसका शब्द बना है पढ़ना। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि समझाने के लिए बोला था, जब पढ़ प्लस ना बनेगा तो इसको बोलेंगे पढ़ना। ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिला देते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ना क्या हो गया, ना प्रत्यय शब्द है, ना प्रत्यय शब्द है, इसलिए इसका पढ़ना शब्द बना है। दूसरा हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, नम्रता, नम्रता, नम्र प्लस ता, तो ये बोला आपका नम्रता, नम्रता। तो ये भी क्या है, ता भी क्या है, ता भी क्या है, ये भी आपका प्रत्यय शब्द है, क्योंकि ज्यादातर जो बोले हैं कि कोई भी शब्द जो पीछे ले, तो ऐसे शब्द, अब प्रत्यय आ है और न, तो आ जो है या नम्रता है, तो ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द यौगिक शब्द है। इनको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से शब्द यौगिक शब्द हो सकते हैं। बस याद रखना कि ऐसे शब्द जो किसी रूढ़ शब्द में उत्तर, प्रत्यय या अन्य रूढ़ शब्द मिला देते हैं उन्हें यौगिक शब्द, जब उनको जोड़ने पर उनका कोई अर्थ सार्थक हो जाए, कोई अर्थ सही हो जाए, या उनके खंड करने पर और बाद में जोड़ने पर उनका अर्थ सही निकले, वो दोनों मिलाने पर क्या होंगे, यौगिक शब्द होंगे। आगे तीसरा नंबर हम लिखेंगे, इसी में हम तीसरा नंबर लिखेंगे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तीसरा प्रकार है आपका योग रूढ़ शब्द। तीसरा प्रकार क्या है, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से आप देख रहे होंगे नाक क्लियर बोलना पड़ रहा है, कि नाक में जुकाम की वजह से। और बनाने पढ़ाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर वो कंटिन्यूटी भी रहती है कि आप लोगों को आशा रहती है कि कौन सी क्लास आने वाली है, क्या सर पढ़ाने वाले हैं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ नहीं चल रही है। तो क्लास को कंटिन्यू करने के लिए हमको लगातार आपकी क्लास लेनी पड़ेगी, चाहे तबीयत खराब हो, पानी हो, धूप हो, बरसात हो, लेकिन आपको आना ही है, क्योंकि आप सब लोग मेरी क्लास में आते हैं तो कुछ उम्मीद लेके आते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे बहुत प्लेटफॉर्म में सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब जब कोई व्यक्ति एक क्लास में जुड़ जाता है तो वो वहां से कुछ न कुछ उम्मीद करता है। क्योंकि मेरे छोटे छोटे वीडियो में भी कई एमपी स्टेट जीके के कई क्वेश्चन रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डले हैं, तो मैं भी आप लोग पढ़ते रहे, कहीं ना कहीं एक दो दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इसमें भी आते हैं, वर्ग 3 में एप्टीट्यूड में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मत सोचे कि उसमें नहीं पूछेंगे, वो पूछ लेते हैं। पर्यावरण में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से उनको भी पढ़ सकते हैं, आप उन वीडियो को भी ध्यान से देखें। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द की हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह, यौगिक शब्दों की तरह ही सार्थक खंडों में, जो ही सार्थक खंडों में, ही सार्थक खंडों में, सार्थक खंडों में, सार्थक खंडों में या सार्थक खंडों से, सार्थक खंडों से बनते हैं, सार्थक खंडों से बनते हैं, सार्थक खंडों से बनते हैं, लेकिन उनके अर्थ, लेकिन, लेकिन उनके अर्थ, उनके अर्थ, लेकिन उनके अर्थ, उनके अर्थ खंडों के अनुसार न होकर, उनके अर्थ खंडों के अनुसार, अनुसार न होकर, न होकर, खंडों के अनुसार न होकर, अनुसार न होकर विशेष अर्थ के लिए बन गए हैं, विशेष, विशेष अर्थ के लिए, अर्थ के लिए बन गए हैं, बन गए हैं, विशेष अर्थ के लिए बन गए हैं। उन्हें
योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना। अब इस परिभाषा को थोड़ा हम डिफाइन करें तो हमें और क्लियरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है कि आपके मोबाइल पर थोड़ा ब्लरिंग टाइप में हो, लेकिन थोड़ा स्पष्ट भी दिखेगा। हो सकता है थोड़ा ब्लरिंग हो, क्योंकि वीडियो मुझे भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है ठीक है, लेकिन चल रहा है। बाद में देखेंगे, अगर कोई क्लास में प्रॉब्लम रहेगी तो उसको दोबारा भी पढ़ा देंगे। लेकिन मेरी आवाज भी आपको अब मिल रही होगी, तो उससे भी आपका काम चलेगा और आप शब्दों को देखते रहिए। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह ही सार्थक खंडों से बनते हैं। जैसे अभी यौगिक शब्द बन रहे थे, वैसे ही इनके भी सार्थक खंड होते हैं, लेकिन उनके अर्थ खंडों के अनुसार न होकर विशेष अर्थ के लिए बन गए, तो उन्हें योग रूढ़। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में एक की बात करके जो बात दूसरे तक पहुंच जाती है। जैसे कभी कभी कहते हैं दशानन, तो दशानन क्या है, रावण को भी कहते हैं, लेकिन दशानन और भी हो सकते हैं, दशानन किसी और के, लेकिन वो अर्थात रावण, मतलब वो रावण के ही बारे में विशेष बात की गई है। ऐसे ही इसमें जब जो शब्द लिखे जाएंगे तो वो बात उन तक ही विशेष होगी, दूसरी किसी पर नहीं जाएगी। ऐसे कोई भी उदाहरण, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने से आप समस्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना है कि योग रूढ़ शब्द जो भी आएंगे वो सब ज्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण आएंगे। और बात तीसरे पर, मतलब बात दूसरे पर चली जाए, जहां बात का अर्थ ही चेंज हो जाए, अर्थात की बात हो जाए, वहां पर योग रूढ़ शब्द वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि वहां पर क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखा रहा हूं, जैसे चलता पुर्जा। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, चलता पुर्जा, दोनों अलग अलग है। लेकिन चलता पुर्जा अपन किसको मानते हैं ज्यादातर, जो अमीर व्यक्ति होता है या जो पैसे वाला होता है, जो पैसे वाला जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसको बोलते चल, बोलते भी अपन गाँव की भाषा में। कभी कभी आपने सुना भी होगा लोगों के मुंह से, देखते हुए बहुत बढ़ रहा है तो चलता पुर्जा वाला, बहुत चलता पुर्जा वाला बन हो गया है। ऐसे शब्द जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत अमीर हो गए हो, बहुत पैसे वाले हो गए हो, अब तुम लोगों को नहीं जानते हो। इसलिए ऐसे शब्द जो यूज किए जाते हैं, अब वो बात है यहाँ पर, लेकिन बात उस व्यक्ति के उस पर कही जा रही है जो वो है कर रहा है। तो ऐसे ही शब्द जो उसकी, जैसे चलता पुर्जा वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो अपन किससे बोल रहे हैं बात उस पे जा रही है। तो दशानन हो सकते हैं कि और भी रहे होंगे, लेकिन दशानन मतलब रावण ही होता है, ये बात निश्चित है। ऐसे ही चलता पुर्जा जिससे बोला जाएगा, तो मैंने बोला ऐसे शब्द जहां यूज होंगे वहां पर आपको याद रखना है कि वे शब्द योगूढ़ शब्द होते हैं। इसी में आज मैं क्लास को यहाँ खत्म नहीं करूंगा। जो शब्दों का वर्गीकरण बचा है उसमें अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है उसको भी आज पढ़ा देता हूँ, जिससे कि एक पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। हालांकि तबीयत सही नहीं है तो मन भी नहीं है पढ़ाने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बार बार छोटी छोटी क्लास करने से क्या होगा कि आपको लगेगा कि सर बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको भी क्लास को पूरा वाइंड अप किया जाए, जिससे ये क्लास पूरी हो जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे इसके बाद। तो हम आज इस शब्दों के वर्गीकरण को खत्म करने वाले हैं। तो अगला जो प्रकार है, इसको रीड करते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अर्थ के आधार पर। इसका अंतिम जो प्रकार है वो है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण करेंगे वो हम देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इसमें अर्थ के आधार पर दो है। एक आपका है सार्थक और एक है आपका सार्थक शब्द, ऐसे लिखते हैं। और दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है,
निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द। तो दो प्रकार है, एक ये है, एक ये है। अब निरर्थक क्या है और सार्थक क्या है? कि सार्थक शब्द तो होते हैं, सार्थक शब्द तो होते हैं, लेकिन निरर्थक शब्द कोई होते ही नहीं है। तो निरर्थक शब्द हम नहीं पढ़ेंगे, हम खाली सार्थक शब्द पढ़ेंगे। और सार्थक शब्दों का भी जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से किया गया है। सार्थक शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? चार प्रकार से किया गया है। तो पहले हम हेडिंग लिखेंगे इसमें, सार्थक, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, इसको हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। तो सार्थक शब्द कहते किसे हैं? सबसे पहले हमें ये जानना होगा सार्थक शब्द कहते हैं। मेरे अपने एक सीधा सा अनुमान लगा सकते हैं कि वे शब्द होंगे जिनका अर्थ सही होगा, सार्थक होगा, जिनका कोई अर्थ निकलता होगा। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक हो गए। जो सार्थक शब्द मतलब जिनके कोई ना कोई अर्थ होंगे उन्हें ही हम सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन हम आगे परिभाषा लिखने वाले हैं सार्थक शब्द की। वे शब्द जिनका, वे शब्द, वे शब्द जिनका, वे शब्द जिनका कोषगत, वे शब्द जिनका कोषगत, वे शब्द जिनका एक ही कोषगत, लिख लो ऐसे लिख लो, एक ही गलत हो जाए, एक ही कोषगत, एक ही कोषगत, एक ही कोषगत क्या होता है? कोषगत कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ होता है, अर्थ होता है, कोई अर्थ होता है। तो इसे हमें याद रखना है कि वे शब्द जिनका एक ही कोषगत कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे सार्थक, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये चार प्रकार के होते हैं। ये हमें याद रखना है कि सार्थक शब्द क्या है? सार्थक वे शब्द जिनका एक ही कोषगत कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है, डायरेक्ट हम हेडिंग के साथ लिखेंगे, आप चारों के प्रकार लिख लेना, उसके बाद हेडिंग डाल लेना। मैं जब चारों लिखा दूंगा तो आप बाद में लिख लेना, क्योंकि थोड़ा लिखेंगे फिर उसको इरेज करना पड़ता है, लेकिन अगर चाहे तो हम लिख भी सकते हैं। आप लिख लीजिए, एकार्थी, एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। नंबर दो है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। नंबर तीन है समानार्थी, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। नंबर चौथा है विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द। तो ये विपरीतार्थी शब्द है। ये चार प्रकार है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ये चार जो प्रकार है ये किसके प्रकार है? ये सार्थक शब्दों के प्रकार है। अब इसमें हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो हमें सबसे पहले एकार्थी शब्द की परिभाषा जाननी है कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको अपने अनुमान से भी बोल सकते हैं, परिभाषा तो जो है दिखाई जाएगी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता होगा, उनका क्या होता होगा? एक ही अर्थ होता होगा, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। ये एक परिभाषा अपने आप में अपनी लैंग्वेज में ये भाषा हम रख सकते हैं, जिससे हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम समस्या इनको रटने की है, रटना नहीं है। अगर थोड़ी भी हम उसके फाउंडेशन को पकड़ लेंगे तो हम समझ क्वेश्चन को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको याद रखना है। वीडियो अगर लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार हिंदी पढ़ने के लिए जुड़े रहने के लिए। आगे मैं आपसे घोषणा भी कर चुका हूँ कि बहुत जल्द हम एक अच्छी कोई क्लास आपके बीच और स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको सुबह
9 या 10 बजे प्राप्त हुआ करेगी, वो भी 3 दिन रहा करेगी। वो मैं अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कर देंगे। 9 या 10 बजे में क्लास आपको रहा। वे अब इसका अर्थ लिखेंगे, सॉरी इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिनका वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है। अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द वे शब्द वे शब्द एकार्थी कहलाते हैं, या वे शब्द एकार्थी कहलाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ये परिभाषा आप बस पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें डाउट ऑफ क्लियर हो जाएगा, कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसकी परिभाषा से हम उस समस्या का या इस क्वेश्चन का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे हम जिसमें लिख देंगे सोमवार। सोमवार, तो इसका क्या है, एक ही अर्थ है। कोई भी सोमवार मतलब सोमवार, ये शब्द जिनका एक अर्थ है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इसके बाद हमने लिख दिया किसी का नाम, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम लिख लो, खुद का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने शहर लिख दिया, हम अपने शहर का ही नाम लिख देते हैं, भिंड। ठीक है, तो आदि शब्द है। ऐसे जो शब्द हैं वे क्या है, एकार्थी। इनका दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। भिंड को तो क्या दूसरा शब्द अर्थ देंगे आप, महात्मा गांधी को दूसरा क्या अर्थ देंगे आप, सोमवार को सोमवार से दूसरा क्या अर्थ देंगे। ऐसे शब्द जिनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, तो वे क्या है, आपके एकार्थी। अब है दूसरी परिभाषा है अनेकार्थी। दूसरी परिभाषा क्या है, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, दूसरी परिभाषा क्या है, अनेकार्थी शब्द। अब इसकी परिभाषा को भी आप अपने अंदाज से लगा सकते हैं, कि जिसमें एक ही अर्थ निकल रहा था वो तो आपके एकार्थी थे। और अब इसको लिख लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है। वे शब्द जिनका एक एक से अधिक अधिक अर्थ निकलता है। एक से अधिक अर्थ निकलता अर्थिक अर्थ निकलता है। वे शब्द वे शब्द अनेकार्थी अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी परिभाषा को याद भी कर सकते हैं। पहली परिभाषा से दूसरी परिभाषा को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। इसमें सीधा लिखा है कि वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसको अपन अच्छे से याद कर सकते भी हैं, पढ़ भी सकते हैं, और आप पढ़ लेंगे तो उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे आसानी से मैं कह सकता हूँ कि आप ये चीज जब करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखने वाले हैं, जैसे इसमें एक शब्द दिया है आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, अंक। अंक माने होता है अंक माने क्या होता है, अंक के कई अर्थ होते हैं। वैसे अंक माने जो अपन संख्या जो अपन को मिलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंक। जिसको जैसे किसी को मिलते हैं ना 50 में से 40 नंबर आए, या 50 में से मेरे 45 नंबर आए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अंक। लेकिन अंक माने होता है कनक। अंक माने क्या होता है, कनक। अंक माने होता है सारंग। अंक माने क्या होता है, सारंग। तो ऐसे शब्द जिनका क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अब अंक माने आप
कनक कह सकते हैं, लेकिन कनक माने अंक नहीं कह सकते कि कनक माने तो धतूरा भी होता है, कनक माने सोना भी होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अंक को कनक नहीं कह, वो अंक को कनक कह सकते हैं, लेकिन कनक को अंक नहीं कह सकते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना, क्योंकि अनेकार्थी शब्दों में ज्यादातर गलतियां यही होने की चांस रहते हैं, लोग उसको ही उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब आप इसके लिखेंगे कनक के, तो कनक की जगह धतूरा हो गया, सोना हो गया, ये सारे शब्द लिखने पड़ेंगे। सारंग का हो गया, सारंग माने तो दीप होता है, सारंग माने हवा भी होती है, तो सारंग वाले अलग अलग प्रकार होते हैं सारंग के भी, तो सारंग अलग अलग है, इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। अब चौथी परिभाषा है, सॉरी तीसरी परिभाषा है समानार्थी शब्द की। समानार्थी शब्द, अब हम समानार्थी शब्द लिखेंगे। समानार्थी शब्द की परिभाषा में लिखना है कि समानार्थी शब्द इसे कहते हैं। सभी लोग, क्लास अगर अच्छी लग रही है, अभी तक सारी क्लास जो आपको उपलब्ध कराई गई है, तो वो सारी क्लासों को लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स में रहने वाले अपने मित्रों को, अपने लोगों को शेयर जरूर करते रहें, जिससे वो आपके साथ जुड़े। वो आपसे बोले नहीं कि मुझे हिंदी पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उनको बताइए कि डियर स्टूडेंट भिंड यूट्यूब चैनल आपको फ्री में एकदम बाय नोट्स के साथ हिंदी फ्री में पढ़ा रहा है। आप इस क्लास पे रेगुलर शाम को 5 बजे जरूर इसमें जुड़े, क्योंकि ये वीडियो आपको 5 बजे उपलब्ध रहता है। 5 मिनट में पहले या थोड़ा बाद में, मतलब 5 बजे आपको ये कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, तो 5 बजे आपको उपलब्ध हो जाता है। तो ये क्लास 5 बजे रहती है, क्योंकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को भी चालू रखें। तो बेल आइकन बटन दबा के, आई बेल बटन दबाएंगे तो ये नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तीसरा है समानार्थी। तीसरा जो हम बोल रहे थे भी हम पढ़ेंगे समानार्थी। समानार्थी, समानार्थी शब्द। तो तीसरा जो प्रकार है वो हम पढ़ने वाले हैं समानार्थी शब्द का। अब हम समानार्थी शब्द की क्या परिभाषा अपने आप से बना सकते हैं, इसके लिए भी हम अपनी परिभाषा बनाए पहले। जो समान अर्थ देते होंगे, वे शब्द जो क्या करते होंगे, कहीं न कहीं समान अर्थ देते होंगे, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना एक समान, तो समान अर्थ जब दे रहे हैं, एक ही चीज का अर्थ समान हो, एक शब्द का अर्थ समान हो, जैसे गंगा। तो गंगा का जो है वो आप उसको बोल सकते हैं कि उसको जाह्नवी भी बोलते हैं, उसको सुरसरता भी बोलते हैं, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, लेकिन वो सारे उसी के नाम हैं। तो ऐसे भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे हम पानी है, उसको हम अलग अलग बोलते हैं, तो उसके भी अपने अपने अलग हैं। जैसे उसको जल जीवन है, जीवन भी है उसको, उसको हम नीर भी बोलते हैं उसको हम। तो ऐसे शायद उसको हम, बाद में मुझे याद नहीं क्लियर, वारिस भी शायद उसको बोलते हैं, ऐसे है उसको लज्जा भी बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो अनेकार्थी में भी यूज होते हैं, लेकिन यहाँ उनका समान, एक समान अर्थ होता है। ठीक है, जिसका अर्थ अलग नहीं होगा। अब हम इसको लिखेंगे, वे शब्द जो समान अर्थ देने वाले हों। इसका परिभाषा लिखेंगे, वे शब्द जो समान अर्थ, समान अर्थ देने वाले हों। वे शब्द जो समान अर्थ देने वाले हों, वे शब्द जो समान अर्थ देने वाले हों, वे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द, वे शब्द समानार्थी, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसको मैं अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे शब्द जो मैंने भी इसमें एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, जैसे कि गंगा। तो गंगा जो है उसका क्या होता है, उसका हम गंगा को हम जाह्नवी कहते हैं, जाह्नवी। गंगा को हम सुर सरता भी कहते हैं, सुर सरता, सुर सरता भी कहते हैं। बहुत सारे नाम होते हैं। इसको हम भागीरथी भी कहते हैं, इसको हम भागीरथी भी कहते हैं, भागीरथी, भागीरथी भी कहते हैं।
तो ऐसे कई शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो उन सबको, जैसे आम है, आम को हम मिसाल भी कहते हैं, अमुक भी कहते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग शब्द हैं जिनको हम क्या कहते हैं, उनके समान अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के समान अर्थ होते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल में एक शब्द बता दिया है। चौथा नंबर है आपका विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी, विपरीतार्थी शब्द। तो विपरीतार्थी शब्द क्या है? अब ये जो परिभाषा है, इसको भी अपने आप से खुद डिफाइन कर सकते हैं, खुद इसको हम बोल सकते हैं। वे शब्द जो क्या है, विपरीत अर्थ देते होंगे, वे शब्द जो क्या होता होगा, विपरीत अर्थ देते होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? विपरीतार्थी शब्द कहेंगे। सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, वे शब्द, वे शब्द विपरीतार्थी, 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 विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, कहलाते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। इसको हमें से अच्छे से याद रखना है। परिभाषा याद रहेगी तो शब्द तो हमें बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें परिभाषा याद नहीं रहती। परिभाषा हम पढ़ लेंगे, उसको हम समझ लेंगे, तो हमें शब्द को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जिसमें आप कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका सुख। तो सुख का क्या होता है? दुख। इसको हमेशा याद रखिए। ये जोड़े के साथ चलते हैं। विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? बोलते हैं कि ये जोड़े के साथ चलते हैं। जैसे सुख है तो दुख भी होगा, और दिन है तो रात भी होगी, सुबह है तो शाम भी होगी। ऐसे शब्द हैं जो माता पिता, ये सारे शब्द क्या है, जो विपरीतार्थी है, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, वो जोड़े के साथ भी चलते हैं, एक ही इसकी ट्रिक है, और इन्हें हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। तो साथियों, शब्दों का वर्गीकरण हमारा समाप्त हो गया है। हमने आपको शब्दों के वर्गीकरण के 4 भाग थे, जिसमें हमने पहले प्रयोग के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, अब हमने अर्थ के आधार पर। उसमें भी हमने प्रयोग के आधार पर विकारी और विकारी पढ़ाए थे। इसके बाद हमने रचना, उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार पढ़ाए थे, उसमें भी अलग अलग प्रकार थे। उसके बाद हमने आपको रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ाए हैं। अब हमने अर्थ के आधार पर, इस तरीके से हमारे शब्दों का वर्गीकरण था वो पूरा हो गया। आज की क्लास में हम शब्दों के वर्गीकरण को पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप अपने मनपसंद कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। मैं तो नेक्स्ट क्लास में जो करूंगा, लेकिन जब ये क्लास आपको मिलेगी तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई टॉपिक, उसके बाद कोई नया टॉपिक पढ़ना है कि नहीं सर इसको पहले चालू कर दी, तो हम उस टॉपिक को पहले पढ़ा देंगे। जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी पे चले। आपका भी कमेंट अगर आएगा तो हम उसके आधार पर आप बोलेंगे संधि पढ़ा दीजिए, समास पढ़ा दीजिए, या फिर शब्दों का वर्गीकरण जो हमने पढ़ लिया है, इसके बाद वाक्यों का वर्गीकरण भी है, बहुत अभी है। इसमें गद्य पद्य का इतिहास है, रचनाएं हैं, तो बहुत लंबा है, वचन है, लिंग है, कारक है, तो अभी बहुत है, संधि है, समास है, छंद है, अलंकार है, तो बहुत सारे अभी पढ़ने के लिए बाकी टॉपिक है। लेकिन आप जो बोलेंगे हम वो टॉपिक पहले स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन शब्दों का वर्गीकरण आज हमने समाप्त कर दिया है। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने फिर भी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन फिर भी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मेरी क्षमा करें, और अपने आप को बेटर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मेरा उत्साह बढ़ाएं, लगातार कोई शिकायत शिकवा जो भी है आप जरूर करें, क्योंकि आप अगर शिकायत शिकवा करेंगे तो मुझे भी सुधार करने का मौका मिलेगा। इसको मुझे अच्छे से याद रखना है कि अगर आपके कमेंट से मुझे कोई ना कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मुझे कुछ वो कॉन्फिडेंस ही है। अगर आप मेरे लिए गलत कमेंट भी करेंगे कि सर नहीं है ये थोड़ा गलत था, यहाँ से गलत, तो वो भी मेरे लिए कॉन्फिडेंस की, मुझे उसको और सुधार करने का मौका मिलेगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि, और वैसे भी कोई भी 100% नहीं होता, परिपक्व नहीं होता, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छे नोट्स के साथ पढ़ाऊं। इसके लिए आज की क्लास के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।
आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के सबके लिए राम राम।